Hello students, this is Sagar Joshi again from Law Prep Tutorial, and today I am presenting a very important video, and that is how to improvise and maximize your score in mock test, right? This is the problem faced by almost everyone or every aspirant while preparing for this exam. So this is this is going to be a very important video for all of you. So please listen everything carefully, and if you have any doubt, comment in the description or comment box. We'll try as much as possible to reply you. So let us start. The video is about how to score in mock test. देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सब बच्चों को आती है कि साहब हमारे मॉक टेस्ट के स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, जितना प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। स्कोरिंग 50, 60, 70, 80, बट स्टक हो गए, नॉट एबल टू इम्प्रूव मार्क्स के 80s के 100s में आए या 100s प्लस आए या 120 आए, जो भी आप चाहते हैं। तो देखिए मॉक टेस्ट में जो मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? एक प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, पेपर छूट जाता है। जो 150 क्वेश्चंस हैं, जैसे जनरली कोई बोल रहा है कि साहब मैं 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, मैं 80 करता हूँ, 90 करता हूँ, उससे ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं होते हैं। तो क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होता है या टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। कई सारे बच्चों के स्टूडेंट्स अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन जितने अटेम्प्ट होते हैं उसमें ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाते हैं। तो नाउअडेज नेगेटिव इज अ वेरी गुड टर्म इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन द लाइट ऑफ द कोविड-19, बट यहाँ नेगेटिव होना अच्छा नहीं है। तो नेगेटिव हो जाते हैं मार्क्स और फिर कम हो जाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम है कि जो इसके अलावा कई बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि जब हम एग्जाम हॉल में या कोचिंग में या जब भी एग्जाम देते हैं तो स्कोर कम आता है, बट वही एग्जाम या वही पेपर वही मॉक जब हम घर पे देते हैं तो हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। या कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वहां में स्ट्राइक नहीं करते, लेकिन घर पे उनके आंसर्स हमें एकदम से स्ट्राइक कर जाते हैं, रिकॉल हो जाते हैं, या हम करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भी हमारे साथ होता है। इवेंचुअली आपको तो एग्जामिनेशन हॉल में स्कोर करना है, घर पे स्कोर करना नहीं है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, कौन से सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करें, टाइम कैसे मैनेज करें, हर सेक्शन को कितना टाइम दें, बहुत सारे ऐसे OMR को कैसे फिल करें, या जो क्या करेक्ट पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको मैं शुरू करता हूं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है कि साहब जो एग्जाम में हमारा पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, पेपर छूट जाता है। देखिए उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे एक रीजन ये होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आपने बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करी है न्यूज़पेपर्स की, नॉवेल्स की, या आर्टिकल्स की, या मैगजीन्स की, या जो भी है। तो या आपकी वोकैब बहुत अच्छी नहीं है, और आप वोकैबुलरी अच्छी नहीं होने की वजह से उतना क्विकली या उतना स्विफ्टली या उतना रैपिडली आप रीड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं और इसलिए हमारा छूट जाता है। कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि टाइम कैसा चल रहा है और कैसे हम कर रहे हैं। कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से। अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, पहली चीज तो ये है बेटा कि आपको ये करना है कि देखिए थोड़ा सा रैशनल बने, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने, थोड़ा सा रेलेवेंट बने, थोड़ा समझें कि देखिए पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा वो मिशन नहीं है कि मेरे पूरे 150 अटेम्प्ट हो और 150 मार्क्स आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक क्लैट में कोई लेके नहीं आया, कोई टॉपर भी एब्सोल्यूट मार्क्स लेके नहीं आया। तो चिंता छोड़ दीजिए, आपको एक ऐसा स्कोर करना है जिससे आप सेलेक्ट हो। अब सेलेक्ट होने वाला स्कोर कौन सा है? देखिए वो स्कोर डिपेंड करेगा पेपर। अगर डिफिकल्ट है तो वो कट ऑफ बहुत लो होगा, पेपर मॉडरेट है तो मॉडरेट कट ऑफ होगा, पेपर इजी है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा इजी होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको देखिए कुछ मैं जैसे एक हैक बता रहा हूं आपको
ये हैक बहुत हेल्प करता है। क्या करना है आपको, आपको अपने साथ में एक हमेशा जब भी आप पेपर अटेम्प्ट चाहे घर पे करें, चाहे कोचिंग में करें, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में करें, एक रिस्ट वॉच जरूर अपने साथ में रखनी है और पेपर देते हुए एक हैबिट डेवलप करें कि हर 5 मिनट से इंटेंशनली आप वॉच के ऊपर देखें कि व्हाट इज द टाइम बाय माय वॉच एंड कीप लुकिंग एट इट, कीप अ क्लोज आई ऑन योर रिस्ट वॉच। हमेशा रखें, ये हैक है, इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि somehow you feel time is in your control, you know, you're controlling time, you're aware of time, कि how much time is left, how much time has, you know, gone, so you have the idea. So ये मेरा सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि एक रिस्ट वॉच रखें, हर 5 मिनट से उसको देखते रहें, उससे आपको लगेगा कि कई बार क्या होता है हम किसी सेक्शन में डूब गए या किसी पेपर में डूब गए, हमें एक सेक्शन को हम करे जा रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें 35 में या 40 में से 40 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जब हम टाइम देखते हैं वहां पास कोई टाइम बचा ही नहीं है दूसरे सेक्शंस करने के लिए, तो 40 मार्क्स आपका क्या हम फाड़ लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए घड़ी बार बार देखते रहिए, हर 5 मिनट से आदत डालिए, आपको बहुत लगेगा कि हाँ टाइम मेरे कंट्रोल में है। दूसरा, अब ये हैक नहीं है, ये एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी है या जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बच्चे क्या क्या करते हैं, क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ये बन गया कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट या सीबीटी या जो आरसी बेस्ड या रीडिंग बेस्ड। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि पहले पैराग्राफ या पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को आंसर करते वक्त वापस पैसेज पे जाते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप ध्यान से इस चीज को नोट करिए कि कई बार या अक्सर या हर क्वेश्चन को आप ऑलमोस्ट 2 बार पढ़ते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब करती है। आपको एक हैबिट डेवलप करनी है। देखिए, इस चीज को समझिए, हमारा जो ब्रेन होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है और ब्रेन वैसे ही बिहेव करता है जैसा आप उसको यूज करना चाहते हैं, उसी तरीके से वो आपको हेल्प करता है। जैसे जब हम पेपर को या क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, पैराग्राफ या पैसेज को या क्वेश्चन को या ऑप्शंस को, तो जब दोबारा हम पढ़ते हैं तब हम आंसर निकालते हैं, तो हमारे ब्रेन को पता होता है कि ये पहली बार में आंसर नहीं करेगा, तो वो दोबारा पढ़ने पे ही हमें आंसर सही स्ट्राइक करता है, इसलिए हमें 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको वन शॉट वंस एक ही बार में रीड करना है पूरे पैसेज को या पैराग्राफ को, जो भी 350 to 450 वर्ड्स या 500 वर्ड्स है, एक ही बार में कंसंट्रेशन से, फोकस से, उसकी भी बात आगे करेंगे, कंसंट्रेशन से, फोकस से, पूरा ध्यान से उसको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है और आंसर टिक करना है। अब आप कहेंगे साहब कि एक बार पढ़ने से तो मेरा आंसर आते ही नहीं है, मेरे तो गलत हो जाते हैं। होने दो आप। देखिए, अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, 45 डेज है। अगर आप एक मॉक रोज करते हैं तो 45 मॉक कर सकते हैं। अगर आप ऑल्टरनेट डे करेंगे तो भी 25 मॉक कर सकते हैं। तो 25 मॉक प्रैक्टिस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं। क्या करना है, एक ही बार में पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक ही बार में ऑप्शन पढ़ेंगे और टिक करेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि आपकी ब्रेन को पता है कि आप 2 बार पढ़ के सही आंसर निकालते हो, तो आपके आंसर्स गलत होंगे, हो जाने दो। एक मॉक में आपके हो सकता है मैक्सिमम आंसर्स गलत आए, 2 मॉक में गलत आए, 3 मॉक में गलत आए, 4 मॉक में गलत आए, 5 में गलत आए। उसके बाद आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि ये पट्टा एक ही बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक ही बार में आंसर करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है और आप वंस या फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही आंसर निकालना शुरू करते हैं। देखिए, आपका टाइम डबल हो जाएगा। अभी आप कर क्या रहे हैं, अभी आप हर क्वेश्चन को या ऑप्शन को 2 बार पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल मेहनत कर रहे हैं। आप 150 की जगह 300 क्वेश्चन, 200 की जगह आप 150 की जगह 300 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं। ये नहीं करना है। 2, 4, 5 मॉक में कम आ जाएंगे, आने दीजिए। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, आप नहीं आंसर निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लैट बहुत दूर है, अभी बहुत आराम से आप उस स्ट्रैटेजी पहुंच जाएंगे। आपका टाइम सीधा डबल हो जाएगा और आप डबल टाइम करके उसके बाद आप देखेंगे कि आप आराम से पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस हैबिट को डेवलप करें,
कोई और दिक्कत आए तो उस पर कॉमेंट करें, हम इसका सोल्यूशन भी आपको सजेस्ट करेंगे। बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि एक ही बार पढ़ना है, जो होना है होने दो, आराम से 2, 5, 7, 10 टेस्ट के बाद ऑटोमेटिकली आपके सही होने लगेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि सर हम पूरे जब रीडिंग शुरू करते हैं या पैराग्राफ सॉल्विंग शुरू करते हैं, पैसेज सॉल्विंग शुरू करते हैं, तो शुरू के हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 1 घंटा शुरू में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन या फोकस होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली जब एंड होता है पेपर, तो लास्ट के हाफ एन आवर या लास्ट के 15 मिनट्स या लास्ट का 1 घंटा उतना बेटर कंसंट्रेशन या बेटर फोकस नहीं होता है, तो हम डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, अब कंसंट्रेशन करने का क्या तरीका है कि ऑब्वियसली कंसंट्रेशन करने का तरीका ये है कि आप एग्जाम के अंदर, जैसे एक तो मैंने कहा बार बार आप घड़ी देखते रहिए, दूसरी चीज आप ये करते रहिए कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप बेटर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, डीप ब्रीदिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज ये है कि इसको बहुत ज्यादा इसकी चिंता मत करिए कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। आप जो सेक्शन कर रहे हैं उससे क्यूटी पे आ जाइए और क्यूटी से आके वापस उस पे आ जाइए, आपका कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। मतलब आप एक सेक्शन को चेंज कर दीजिए, जो आप चीज कर रहे हैं इमीडिएटली उसको चेंज कर दीजिए जब भी ऐसा लगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। और वैसे इसका देखिए परमानेंट सॉल्यूशन या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या परफेक्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अभी आपके पास 45 डेज है, 2 घंटे लगातार एक जगह पे बैठकर रीडिंग करिए, चाहे एडिटोरियल, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे पढ़ाई, कुछ भी करना है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस में आपको पोमोडोरो टेक्निक बताया था कि 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट ब्रेक ले, वो ठीक है, लेकिन देखिए हमें क्लैट देना है, 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट रखना है, तो हमें 120 मिनट पढ़ने का हैबिट डेवलप, कंटिन्यूअसली करने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। तो 120 मिनट या 2 घंटे लगातार रीड करिए, चाहे नॉवेल हो चाहे कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप 5, 10, 20, 25 दिन बाद देखेंगे बेटर कंसंट्रेशन हो रहा है, बेटर फोकस हो रहा है। अभी आप क्या करते हैं, 2 घंटे पूरा रीड करने की हैबिट आपने डेवलप करी नहीं है, बीच में ब्रेक ले लेते हैं, इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं मोबाइल का, ये सब ऐसे तो होगा नहीं। ये सब चीजें छोड़ के बंद करके आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद है कि सर एग्जाम में जब कोचिंग में हमारा स्कोर 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 50 आ रहा है, लेकिन जैसे घर पे कर रहे हैं तो 10, 20, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बहुत सिंपल रीजन है, घर पे आप रिलैक्स्ड होते हैं, चिल्ड होते हैं, आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, आप बिल्कुल आपका जो एनर्जी होता है या आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है या आपकी एफिशिएंसी होती है वो 100% आउटपुट आता है उसका। लेकिन कोचिंग में आप कॉन्शियस होते हैं, इस मॉक में क्या मार्क्स आएंगे, क्या रैंक आएगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या पिछले से अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, इतनी मेहनत करिए, ऐसे बहुत सारे दिमाग में चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आप ऐसे सोच नहीं रहे, आप तो पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन सब चीजों को सोच रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको हैम्पर करता है, आपकी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को 10-20%, 30% किसी जैसे से अलग अलग, और फिर आपका स्कोर कम होता है। तो अब सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन सिंपल है कि भाई जैसे घर पे एग्जाम देते हो वैसे ही मॉक, चाहे एग्जाम में दो, चाहे क्लैट का पेपर दो, चाहे एलेट का दो, चाहे कोचिंग में दो, ये सोचो बिना किसी चिंता के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कॉन्शियसनेस के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी, आराम से चिल होके एंजॉय करो पेपर को कि भाई ठीक है एक पेपर दे रहे हैं, कौन सा क्लैट है, कम आ गए तो कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा आ गए तो कोई क्लैट एनएलयू मिलने वाला नहीं है, क्लैट होगा जब होगा। अभी तो हम एंजॉय करते हैं हमारे पेपर को, कुछ ट्राई करते हैं, जो नई चीजें सीखी है उनको ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपने जिंदगी में कभी भी अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को कंपेयर किया टॉपर से या कॉलीग से या नेबर से, पड़ोसी से या दोस्तों से, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको हमेशा कंपेयर करना है अपना स्कोर अपने आप से, तब आप इंप्रूव करोगे। बेटा आपका स्कोर पिछले मॉक में 40 था और अब 50 आया है, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट? आपका कंसंट्रेशन बेटर था, आपकी अटेम्प्टिंग बेटर थी, आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए, ये आपकी अचीवमेंट है। ये तरीके से आप क्लैट क्या, एनएलयू क्या, कहीं भी पहुंच जाओगे। और आप सोचोगे टॉपर का स्कोर ये, मेरा ये है, पड़ोसी का ये है, फ्रेंड का ये, तो कुछ नहीं होने वाला है।
तो दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दे, फॉर गॉड से देखना ही बंद कर दो। कोई रैंक, अपना स्कोर देखना है, कोई रैंक नहीं देखना है। रैंक को भाड़ में जाने दो, कोई परवाह मत करो रैंक की। ये रैंक है, मैं क्लास में हजारों बार बता चुका हूं। हर साल 3-4 स्टूडेंट जो कभी भी पूरी रैंक लिस्ट में या मॉक में टॉप 100 में नहीं आए, वो इवेंचुअली क्लैट में टॉप अंडर 50 आए, 20th रैंक, 15th रैंक, 5th रैंक, 30th रैंक, 40th रैंक। आपको पता है ऐसे एग्जाम्पल्स, तो हम भी उन्हीं में से बनेंगे। परवाह मत करो। डोंट केयर अबाउट योर रैंक इन योर मॉक टेस्ट एंड कंपेयर विद अदर्स। जस्ट फोकस ऑन योर स्कोर, योर रैंक, योर स्कोर, दैट्स इट। कि मुझे 50 है, 60 करना है, 60 है, 70 करना है, 80 है, 90 करना है, 90, 100 करना है, दैट्स इट। अब कि साहब पहले क्या अटेम्प्ट करें? देखिए पहले क्या होता था, जो पुराना पैटर्न था उसमें एक स्ट्रैटेजी थी कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें या किस सेक्शन को कितना टाइम था। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 2 सैंपल पेपर देखे हैं तो दूसरे में इन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन कम दिए और एनालिटिकल बढ़ा दिए हैं। तो अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप टाइम असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हु नोज कि आपका कल को आपका क्लैट जब होगा 24th, अगर होगा 24th को एक्सटेंड नहीं होता है तो आई होप एक्सटेंड होगा। तो अगर आपका 24 मई को क्लैट है, अब क्लैट में मैंने कहा भाई आप ऐसा करना 25 मिनट में क्रिटिकल रीजनिंग कर लेना, लेकिन आपको पता चला कि क्रिटिकल रीजनिंग की जगह सारे इजी वाले क्वेश्चंस आ गए, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, जो कि 10 मिनट में ही हो रहे हैं। तो क्या आप 25 मिनट बैठे रहोगे? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए करना क्या है, घड़ी देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसा पेपर आता है वैसे आप अटेम्प्ट करिए। पहले क्या अटेम्प्ट करना है, देखिए जनरली क्या होता है कि जब शुरू में हमारा बेटर कंसंट्रेशन होता है, बेटर एफिशिएंसी होती है, तो आपको देखिए एक रूल बताया था कि ईट द फ्रॉग्स का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं डेली रूटीन में या डेली स्केड्यूल या डेली टाइम टेबल में, तो पहले सबसे पहले वो पढ़े जो सबसे डिफिकल्ट है, आपको सबसे खराब लगता है पढ़ना, है ना। हार्ड थिंक फर्स्ट। अब इसमें उल्टा करना है आपको। मॉक में पहले हार्ड थिंक का एडवेंचर नहीं करना है, पहले क्या करना है, सिंपल, जो अब जहां हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे कोई बच्चा मैथ्स का है या कोई बच्चे को लगता है मेरा क्यूटी में तो 100% स्कोर होता है, तो क्यूटी से स्टार्ट करो। किसी को लगता है मेरा जीके बहुत अच्छा है, किसी को लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी वोकैब अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, तो आरसी से शुरू करो। तो जो आपका स्ट्रेंथ है वहां से शुरू करो और उसी ऑर्डर में सेलेक्ट करो। जो सबसे आपका वीक एरिया उसको सबसे बाद में करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पेपर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेक्शन आप बिना देखे ही छूट जाए। वो चलिए मैं उसकी बात आगे करूंगा। उसके बाद में ओएमआर कैसे फिल करना है। ओएमआर कैसे फिल करना है, एक सेक्शन कंप्लीट करें फिर ओएमआर फिल करें, ये हमारी सजेशन है। बाकी देखिए सब चीजों में जहां आप कंफर्टेबल है, आपको लगता है मैं 1 by 1 करता हूं तो मेरा अच्छा रहता है, मैं पूरा पेपर करने के बाद हालांकि वो सेंसिटिव नहीं, लेकिन कई बच्चे उसमें कंफर्टेबल है तो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करें। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है तो एक सेक्शन कंप्लीट करें, उसकी ओएमआर फिल करें, केयरफुली करें। कई बच्चे ओएमआर ही गलत भर देते हैं, ऐसी बेवकूफी या सिली मिस्टेक्स नहीं करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। उसके बाद में फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए अब ये जो सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इस पहले तो पेपर का नेचर समझो। जैसा हम बताते हैं कि पेपर है वो 3 कैटेगरी का होता है, या तो पेपर बहुत लेंथी और डिफिकल्ट होगा, या पेपर लेंथी और मॉडरेट होगा, लेंथी और इजी होगा, या पेपर मॉडरेट होगा। पहले तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी है, डिफिकल्ट है पेपर, मॉडरेट है पेपर, इजी है पेपर, राइट। तो ये आपको सबसे पहले पता करना है। कैसे पता करना है कि आपको स्कैन थ्रू करना है 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट में एक ब्रॉडर आइडिया लेना है, एक रफ आइडिया लेना है कि पेपर लेंथी है या पेपर डिफिकल्ट है। सारे सेक्शन देख के आपको अंदाजा लग जाएगा पेपर लेंथी है या छोटा ही है, या पेपर बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चंस आए हैं तो टफ है, लग रहा है कि हाँ ऐसे पढ़े हुए क्वेश्चंस आए हैं जीके के जैसे, आपने टॉपिक देके समझ आने लग गया कि पेपर इजी है, तो उसको उस तरह से पेपर को देखें। दूसरी चीज है कि देखिए पेपर चाहे कितना भी, अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया पेपर डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है तो कट ऑफ लो रहेगा, बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए अब यहां सॉल्यूशन है, हर डिफिकल्ट हर टफ पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। जनरली ये रेशियो 30% का होता है
कितना भी टफ पेपर है तो 30% ईजी होंगे, 30 मॉडरेट होंगे, 30 से 40 हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए। मॉडरेट है तो ज्यादा मॉडरेट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, इजी है तो ज्यादा इजी का। लेकिन हर टफ पेपर में कुछ इजी क्वेश्चंस है और हर इजी क्वेश्चंस में कुछ मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है। तो सारा गेम आपका जो है पेपर सॉल्विंग का वो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का। जिसने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आता है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, वो गेम जीत जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन लेवल। तो आपको ये स्मार्टनेस डेवलप करनी है कि हाउ टू स्कैन द पेपर, जो हम 4S स्ट्रैटेजी बताते हैं, स्कैन द पेपर, सर्च द क्वेश्चंस, सेलेक्ट द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चंस, 4S स्कैन, सर्च, सेलेक्ट, सॉल्व। तो ये स्ट्रैटेजी आपको ये देखना है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अब वो कैसे करें। देखिए, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं और जैसे ही आप पेपर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को या क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो पढ़ते ही आपको एक हिंट, गट फील या इंट्यूशन आता है कि ये क्वेश्चन आई कैन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। तो आपको गट फील आएगा। दूसरा गट फील आता है कि यार पेपर, मतलब इफ आई ट्राई सो आई कैन सॉल्व बिकॉज आई ऑलरेडी डन इट, so or I have some idea about it, or sometime teacher told me about this, so I can get, I can try my hand on it. But जब ये तीसरा होता है कि बाउंस हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है इमीडिएटली उसको छोड़िए। पूरे 150 क्वेश्चंस करके 150 नंबर नहीं लाने हैं, 100 नंबर में भी अच्छे से अच्छा एनएलयू मिल जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए। कई बार लगता है कि पेपर बहुत ही क्वेश्चन इजी है तो करना है, ऑफ कोर्स उसको अटेम्प्ट करिए। और पेपर वो जो बीच वाला है, मॉडरेट वाला, कि यार मैं ट्राई करूं तो हो जाएगा, देखिए ये सिचुएशन सबसे डेंजरस है, जिसमें आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन हमें पता होता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसमें जब आप, होता क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको लगता है कि इफ आई ट्राई सम फॉर्मूला, then you try some formula, फिर उससे नहीं हुआ, you keep trying some other formula, you keep thinking about it, you keep solving it, you keep applying something, तो ये टाइम भी वेस्ट करता है और आपका इवेंचुअली रॉन्ग होता है या छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बाद में करें, पहले नहीं करें। पहले फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करें जो क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप 100% कॉन्फिडेंट है कि यस आई वुड बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ इट, राइट। उसके बाद में, क्योंकि देखिए पेपर जैसे मैंने बोला है कि मॉडरेट, अब कई बार क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस गए, आपके 30-35 क्वेश्चंस छूट गए। छूटना कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉब्लम कब होगी, जो छूट गया वो सबसे इजी था। तो ये सबसे डेंजरस बात होगी कि जो आपने छोड़ा या देखा ही नहीं, वो सबसे इजी पार्ट था, तो उसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते थे। तो अच्छा ये है कि पहले डिफिकल्ट को छोड़ते जाए, बाद में देखेंगे क्या पता आगे इजी क्वेश्चंस और वहां हम स्कोर कर ले। तो सारा पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बजाय कि डिफिकल्ट्स को या टफ पार्ट को करना, वो उसको छोड़ना ज्यादा समझदारी है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से होगा, और इस पे और ज्यादा स्ट्रैटेजी हम इलाबोरेटली बताएंगे अगर आप चाहेंगे तो अभी आप क्या करें कि प्रैक्टिस करना शुरू करें। प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। जितने ज्यादा मॉक करोगे, देखो अभी टाइम है हमारे पास में, अभी ये वैसे भी आइसोलेशन का टाइम है, क्वारंटीन का टाइम है, पीस का टाइम है, लॉकडाउन है, सब शांति है। इस पीस टाइम में आप क्या करें, पूरे 24 आवर्स है, रोजाना का एक मॉक करें। अगर डेली मॉक पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेट डे पे मॉक करें। तो किसी भी तरीके से आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को अप्लाई करके एंड अपने आप को बेटर बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे और ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखिए एक लास्ट बात ये आती है बहुत इंपॉर्टेंट कि सेक्शन वाइज क्या करें, सेक्शन वाइज स्कोर कैसे इंप्रूव करें कि, और उसके लिए क्या करें। देखिए पेपर को जब मैंने कहा, जैसे आपने 10, 20, 25 मॉक अब तक दिए होंगे, 50 मॉक, 60 मॉक, जितने भी मॉक दिए हैं, तो उन 40, 50, 60 मॉक्स को आप ये देखें कि आपका सेक्शन वाइज स्कोर क्या था, तो उससे आप एक टेबल बना ले। हालांकि एलएमएस में आपको वो आता भी है डिटेल एनालिसिस, वो किया है, वो आता है तो बहुत अच्छा बात है। अदरवाइज अपने लेवल पे, अपने एंड पे अपने आप बना ले टेबल कि आपका सेक्शन वाइज स्कोर क्या है, तो आपको पता चलेगा रिलेटिवली आप किस सेक्शन में अच्छा कर रहे हैं। आपका ओवरऑल स्कोर 50% है और किसी सेक्शन में आप 50% या 20 ला रहे हैं, मतलब वो सेक्शन आपका वीक है। किसी सेक्शन में आप 70 ला रहे हैं, 60 ला रहे हैं, मतलब वो बेटर है आपका सेक्शन।
तो आप रिलेटिव सेंस में आपको पता चलेगा कि आपका सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर आप हमारे YouTube पे और दूसरे LMS वाले प्लेटफॉर्म पे, LMS क्या है, online.lawpreptutorial.com रजिस्टर कर ले। उस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वहां आपको पता चलेगा कि सेक्शन वाइज, जैसे RC के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे टीचर, CR के लिए बताएंगे, लीगल के लिए बताएंगे कि कैसे आपको इस सेक्शन को इंप्रूव करना है, इस सेक्शन में मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो वो भी आपको हेल्प करेगा ओवरऑल इसके अंदर, जो ओवरऑल पेपर आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं मॉक में और इवेंचुअली क्लैट के अंदर आपको स्कोर करना है। तो देखिए मैं वही कहना चाहूंगा क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि सब कुछ बंद है, तो वही चीज सही रहती है। कविता की 2 लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अभी टाइम है मेहनत करने का, आराम से, शांति से, बहुत पॉजिटिविटी से। और जब सक्सेस है, लेट योर सक्सेस क्रिएट द नॉइज, एंड ऐसा जरूर होगा। कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए। हमेशा हम क्लासेस में भी कहते हैं जब मेहनत कर हम अपने हिस्से का मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं, एक बाग नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि आप ऐसा जरूर करेंगे। और बिल्कुल डरिए मत, डर गया वो मर गया, ये गब्बर सिंह कह के गया बहुत पहले। आपको भी ये कमेंट अच्छा लगा तो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आप चाहेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियो आएंगे, लेकिन जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन दिस चैनल, एंड और कोई वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में बताइए, हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।